बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरज सवा नेज़े पर था। हवा बिल्कुल बंद थी। गर्मी और घुटन के हमारे दम निकला जा रहा था। ऐसे शदीद मौसम में सब लड़कियां इंतज़ार की दो हैसियत में मुब्तला बार बार क्लासरूम के दरवाज़ों और खिड़कियों से झांक झांक कर अपनी लेक्चरार मिस शहला की राह देख रही थी। उनके फाइनल एग्ज़ाम सर पर थे और उन कहने को वो लोग कॉलेज से फ्री हो चुके थे, मगर उस रोज़ उनकी इकनॉमिक्स की टीचर ने उन्हें खसूसी तौर पर कुछ अहम नोट्स और कुछ हदायत देने के लिए बुलवाया था। और ये पैगाम सब लड़कियों के एक साथ मिला था, और वो ख़ास तौर से कॉलेज इंतज़ामिया की तरफ से, इसलिए मौसम की शिद्दत की परवाह किए बगैर BSc इकनॉमिक्स की सारी क्लास वक्त मुकर्रर पर हाजिर थी। लेकिन अभी तक खुद मिस शहला का दूर दूर तक कोई अता पता नहीं था। वो सब बहुत हैरान हो रही थी, क्योंकि मिस शहला वक्त की बहुत पाबंद थी। क्लास, आप लोग थोड़ा वेट और कर ले, अभी तक हमारा आपकी मिस मैम शहला से कॉन्टैक्ट नहीं हो पाया। शायद वो रास्ते में है, और आपको पता तो है ही कि दौरान ड्राइविंग फ़ोन अटेंड नहीं करती, इसलिए आप तसल्ली रखें, शहला बस पहुंचने ही वाली होगी। इन सब की बेचैनी देखकर मैम ताबिंदा ने उन्हें तसल्ली देने की कोशिश की तो इन सब की निगाहें बेसाख्ता ब्लैक बोर्ड के ऊपर लगी घड़ी की तरफ उठकी। घड़ी दोपहर का 1:15 बजा रही थी, और इस वक्त के हिसाब से उन्हें मैम शहला का इंतज़ार करते 2 घंटे होने को आए थे। मैम, अब तो छुट्टी होने वाली है, और थोड़ी देर तक तो बाकी क्लासेस को भी छुट्टी हो जाएगी। अगर मैम शहला तब तक भी नहीं आई तो क्या हम खालिद कॉलेज में बैठकर इनका वेट करेंगे? तैयबा मंसूर का मिजाज तो वैसे ही बड़ा तीखा था, और इस पर इस लाहसल दिखाई देते इंतज़ार ने उसका मिजाज और ज़्यादा भरम कर दिया था, इसलिए वो बिना लिहाज किए मैम ताबिंदा से उलझ पड़ी थी। नहीं, ऐसा नहीं होगा। मेरी अभी भी शैला के फादर से बात हुई। उन्होंने बताया है कि वो काफ़ी देर हुई है कार से कॉलेज के लिए निकल चुकी है। नहीं, हो सकता है रास्ते में ट्रैफिक में फंस गई हो, या फिर कोई और प्रॉब्लम भी हो तो हो सकता है ना। इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि परेशान मत हो, शहला बस थोड़ी ही देर में पहुँचने वाली है। मैम ताबिंदा ने अपने मखसूस नरम अंदाज से तैयबा के साथ उन सबको तसल्ली करवाई और क्लास से बाहर खिला ली। वो सब एक दूसरे को देख कर रह गई। यार, मेरा तो बिल्कुल मूड नहीं हो रहा कॉलेज आने का। अम्मी परमिशन नहीं दे रही थी, इस पर यह मनहूस गर्मी, पता है तुम्हें कितनी मुश्किल से आई हूँ आज मैं। और ऊपर से ये मैम शहला, पता नहीं आती भी हैं कि लारा ही ला गई हमें। समझ के मायूसी उतार में डूबी आवाज़ क्लास में उभरी तो सब लड़कियों की अपनी अपनी बोलियाँ बोलने का मौका मिल गया। अरे नहीं यार, मैम ज़रूर आएंगी, उन्होंने हमारे साथ वादा किया था, और मैं जानती हूँ कि वादा खिलाफ़ी नहीं करेंगी। तुम लोग इत्मीनान रखो, वो आती ही होंगी। अनम ने समन के हाथ पर हाथ रखते हुए यकीन भरे अंदाज से कहा, तो सब इस बात में सारी हिलाने लगी। अब उन्हें सिवाय इंतज़ार की और करना भी क्या था। ऐसे में जब 22 से लड़के एक जगह जमा हों तो कैसे मुमकिन है वो बातें ना करें। सब क्लास में अनसुन की दबी दबी सरगोशियों बेसाख्ता और मरते कह के कुछ लगे थे। अरे वो देखो, बादल आ रहे हैं, काले काले बादल, और हवा भी कितनी मस्त हो गई है यार। ये मौसम अचानक इतना मौसम कैसे हो गया? पता करो, कहीं मैम शहला पहुँच तो नहीं गई कॉलेज। वो सब अपनी भी बातों में मगन थे कि खिड़की के पास बैठी नोबिया की नज़र बाहर पड़ी तो तेज़ से रंग बदलते मौसम को देखकर चला उठी। उसकी चहकती आवाज़ें सब लड़कियों की तवज्जो बाहर की तरफ मबसूल करवा दी। अब सारी लड़कियां खुश दिखाई देने लगी थी। आसमान पर काले बादल तेज़ी से फैल रहे थे, और इसमें से भी ज़्यादा तेज़ी से हवा चलने लगी थी। देखते ही देखते पूरा आसमान बादलों से भर गया। काले से बादलों ने दिन की सारी रोशनी निगल ली थी। हर तरफ गहरा अंधेरा सब फैल गया था। इस मौसम में देखते ही देखते जैसे क़यामत का रूप धार लिया था। क्लास की सब बच्चियां हैरत और खौफ से लम्हा लम्हा बदलते आसमान को देख रही थी। तेज़ हवा कॉलेज की दीवारों के साथ सर पटकती सीटी जैसे तेज़ हवा में शोर मचाती इधर से उधर भागती फिर रही थी। ग्राउंड और लॉन में लगे दरख्त और पौधे हवा के इन अनजोर थप्पड़ों को बड़ी हिम्मत से सहते तेज़ तेज़ झूम रहे थे। खिड़कियाँ बंद कर दो, साइड लाइट्स ऑन कर दो, कलमा तैयबा का विर्द करो। ये बड़ा खौफनाक तूफ़ान है। दुआ करो कि इसका जोर जल्द ही टूट जाए, वरना हम सब किसी न किसी बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। फातिमा और अनम हाफ़िज़े कुरान थी। उन्होंने हिम्मत के उठकर कमरे की सारी खिड़कियाँ बंद करनी शुरू कर दी। साथ साथ वो कलमा पढ़ती जा रही थी। उन्होंने बाकी लड़कियों को भी यही तलकीन की, मगर चंद एक लड़कियाँ जो कि उनके ही ग्रुप की थी, उनके सिवा और किसी ने भी इनकी ताकीद पर अमल नहीं किया, और खौफज़दा निगाहों से बाहर देखते हुए रोना शुरू कर चुकी। अल्लाह, अब क्या होगा? हम घर कैसे जाएंगी? मेरा तो घर भी इतनी दूर है, और मुझे जाना भी अकेले ही पड़ता है, और आज तो लगता है कोई रिक्शा टैक्सी भी नहीं मिलेगा। या अल्लाह, मैं क्या करूँ अब? समर मौसम के बिगड़ते तेवर देखकर सबसे ज़्यादा परेशान हो रही थी। उसका घर वाकई बहुत दूर था, और दूर तो मिस शहला का घर भी था, बल्कि वो दोनों एक ही इलाके में रहती थी, बस स्केटर अलग अलग थे। इसी वजह से चंद एक बार वो मैम शहला से लिफ्ट भी दे चुकी थी। परेशान मत हो, मैम शहला के साथ चली जाना, तो वो तुम्हें हिफाजत से तुम्हारे घर पहुंचा देगी। बस दुआ करो कि इस तूफ़ान में खैरियत के साथ कॉलेज पहुंच जाए किसी न किसी तरह। इरम ने इसे तसल्ली दी तो भी मैम की खैरियत के लिए दुआ हो गई। जैसे वक्त गुजरता जा रहा था, मौसम और ज़्यादा ख़राब होता जा रहा था। हवाएं खूब शोर मचाती, सर पटकती अब दीवारों के साथ कमरे की खिड़कियां दीवारों को भी टकरे मार मार कर ज़ोर ज़ोर से बैन करती फिर रही थी।
तेज़ आवाज़ के साथ ग्राउंड के मट्टी और गिरी पड़ी अशिया भी बगोलों की सूरत फ़ज़ा में चकराते फिर रही थी। हवा का ज़ोर इस कदर ज़्यादा था कि लग रहा था कि कोई पल जाता है और खिड़कियाँ दरवाजे टूट कर गिर जाएगी। माहौल की खौफनाक लम्हा लम्हा बढ़ती ही जा रही थी। ऐसे में कमज़ोर लड़कियों की दबी दबी चीखें बुलंद होने लगी थी। वो सब एक दूसरे से लिपटी की तरह रो रही थी। सिर्फ चंद लड़कियाँ ही ऐसी थी जो इस सूरत हाल में भी खुद पर काबू रखते हुए अपनी साथियों का हौसला बढ़ाने की कोशिश कर रही थी। अचानक आसमान ने एक और रंग बदला। गहरे स्याह बादलों में जोरदार कड़क के साथ तेज़ आंखों को चुंधियाती आती बिजली चमकने लगी। बादलों की कड़क और बिजली की धमक इस कदर जोरदार थी कि पूरे कॉलेज में निस्वानी चीखें गूंज उठी। इकोनॉमिक्स की क्लास के अलावा भी और चंद क्लासेस हो रही थी। सबका शायद यही हाल था, मगर इन लोगों की हालत इसलिए भी ज़्यादा पतली हो रही थी कि इनके साथ कोई लेक्चरार नहीं थी, इसलिए वो बहुत ज़्यादा डर रही थी। अभी वो लोग बादलों और बिजली कड़क से ही समझ नहीं पाई थी कि एक और हादसा हो गया। अचानक एक चनाके की आवाज़ आई और कमरे की सारी लाइट अस्पाक होने लगी। वो पूरी तरह डरी समी खौफजदा अंदाज से लाइट्स को देखने लगी और फिर एक और झटका लगा। सारी लाइट्स अपने आप बुझ गई। अब इन लड़कियों की आवाज़ भी ना निकल सकी। वो सारी इस कदर खौफजदा हो चुकी थी कि उनकी गुफ्तगू भी ख़त्म होकर रह गई थी। कमरे में मुकम्मल तौर पर अंधेरा छा चुका था। इस अंधेरे में खामोशी इस कदर ज़्यादा थी कि सांसों की मदम मदम आवाज़ों के सिवा और कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था और दिल ही दिल में सब पछता रहे थे कि वो कॉलेज आए ही क्यों। भला नोट्स जान से ज़्यादा कीमती तो नहीं हो सकते ना। अब तो इनके सबको अपनी जान के लाले पड़ चुके थे। उन्हें साफ महसूस हो रहा था कि कमरे में इनके अलावा कोई गैर मरी मखलूक भी बैठी अपनी नदीदा आंखों से उनकी बेबसी का तमाशा देख रही है। वरना ऐसा तो हो ही नहीं सकता था, कोई टीचर उनकी मदद को ना आती। बेटा, आज आपका जाना क्या ज़रूरी है? प्रोफेसर साहब के अंदाज में एक अजीब तरह की बेचैनी और परेशानी थी, जिसे महसूस करके वो हल्का सा मुस्कुराई थी। जी बाबा, यकीन करें, अगर ज़रूरी ना होता तो मैं कभी भी आपको इस तरह छोड़कर ना जाती, मगर क्या करूँ, मेरी भी मजबूरी है। मैंने कमिटमेंट कर रखी है और आपने तो सिखाया है कि वादा किसी हाल में नहीं तोड़ते, चाहे जान ही क्यों ना चली जाए, और वादा निभाने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। उसने मुस्कुराकर उन्हें तसल्ली दी थी, मगर प्रोफेसर साहब के दिल को करार नहीं आ रहा था। वो अजीब से बेचैनी महसूस कर रहे थे, जैसे उनकी कोई बहुत कीमती चीज़ उनसे छीन जाने वाली हो। वो तो ठीक है बेटा, मगर जाने क्यों मेरा दिल नहीं मान रहा। मेरा दिल मुझसे कह रहा है कि आज मैं तुम्हें कहीं ना जाने दूँ, सारी दुनिया से छुपाकर बस अपने पास ही रख लूँ। बाबा, आप परेशान क्यों हो रहे हैं? मैं बहुत जल्द वापस आ जाऊँगी। कोई इतना लंबा काम नहीं है, बस एक पीरियड ही तो लेना है मुझे, और वो भी एक ही क्लास का। बस मैं यूँ गई और यूँ आई। आप तब तक कोई बुक पढ़ लें या फिर कोई टॉक शॉक देख लें। इस तरह आपका दिल भी लगा रहेगा और मैं अपना वादा भी पूरा कर लूँगी। उसने नरमी से अपने बाबा के हाथ थामते हुए उन्हें इसी चेयर पर बिठाया और खुद अपना बैग शाने पर डाल दिया। ज़रूरी फाइल सिरे से लगाए गाड़ी की चाबी हिलाती उन्हें मुस्कुराकर देखती बाहर निकल गई। वह जैसे जैसे दूर होती जा रही थी, प्रोफेसर साहब को लग रहा था कि उनकी जान उनके जिस्म का साथ छोड़ती जा रही थी। उनके माथे पर पसीना नन्हे नन्हे कतरों की सूरत में फूट पड़ा था। उनका सांस जैसे सीने में ही अटकने लगा था और आंखों में सदियों का इंतज़ार अभी से उभर आया था। वो एकटक आहिस्ता आहिस्ता हिलते दरवाजे को देखते वही साकत से हो गए थे। वो चाहते आते टीवी ऑन कर गई थी और हल्की आवाज़ में चलते किसी न्यूज़ चैनल के रंग बदलती लहरें उनके चेहरे के बदलते रंगों के साथ मदगम होती अजीब सा तासुर छोड़ रही थी। टन टन। प्रोफेसर साहब जाने कब तक खुद खामोशी के आलम में बैठे रहते। लैंडलाइन फ़ोन की घंटी ज़ोर शोर से चलाने लगी थी। इस घंटी की आवाज़ उनकी समाइतों में किसी हथौड़े की तरह लगी थी। वो एकदम बुरी तरह से चौंके थे। घंटी एक बार फिर बजने लगी थी। वो उसकी गूंजदार आवाज़ के साथ उसका दिल भी किसी अनजाने खदशे के ज़ेर असर बड़ी गहराई में डूब कर उभरा था। उन्होंने खौफज़दा निगाहों से फ़ोन को देखा और फिर कांपते हाथों से रिसीवर उठाया था। अस्सलाम वालेकुम सर, शहना अभी तक कॉलेज नहीं पहुंची। उनकी स्टूडेंट बेसब्री से इंतज़ार कर रही है और वो मेरा फ़ोन भी नहीं उठा रही। वो आ रही है ना सर? उनके हेलो के जवाब में एयरबेस से उभरने वाली आवाज़ ने उनके रहे से उसान भी खता कर डाले थे। रिसीवर उनके हाथ से छूट गया। वो बेचैनी से उठने को थे कि उनकी निगाह सामने चलते टीवी पर पड़ी और फिर वो जहाँ के तहाँ बैठे के बैठे रह गए। स्क्रीन पर ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही थी और ये वो न्यूज़ थी जिसको देखने और सुनने से पहले वो मर जाना पसंद करते, मगर उनकी किस्मत की उन्हें अपने पूरे होशोवास में ये खबर सुननी भी पड़ रही थी और ये अंदर हौलनाक मंजर खुली चाहती आंखों से देखने पड़ा था। और जाने अभी उनकी किस्मत में और क्या क्या देखना था। देखने के लिए अभी उन्हें खुद भी इसका इल्म नहीं था। अंधेरे में डूबी तारीख क्लास में बर्फ़ जैसी ठंडक फैल चुकी थी। ऐसी ठंडक जैसे किसी मुर्दा खाने में हो सकती थी। अंधेरे की वजह से हाथ को हाथ तो पहले ही सुझाई दे रहा था, अब ये रूह तक को भी मंजमद करती हुई ठंडी हवा उन्हें हरासा कर रही थी।
वो सब दिल ही दिल में रब को याद करती, अपने करदा न करदा गुनाहों की माफ़ी मांगते किसी मौजे की मुंतज़िर थी। और फिर वाकई जैसे मोजा ज़हूर पज़ीर हो गया था। हल्की सी चिड़चिड़ाहट के साथ क्लासरूम का दरवाज़ा खुला और फिर ठक के ज़ोर आवाज़ के साथ बंद हो गया। दरवाजे के बंद होते ही एकदम कमरे में सारे बल्ब एक साथ ही रोशन हो गए और पूरा कमरा सफ़ेद दूधिया रोशनी में नहा गया। शायद बिजली की फ्लावनी थी या कोई और वजह कि इन बल्बों की रोशनी पहले से 1000 गुना बढ़ चुकी थी। सब लड़कियां इस कदर तेज़ रोशनी से हैरान परेशान होती मुंह उठाए तेज़ से चमकते बल्बों और हल्की रफ्तार से चलते पंखों को देख रही थी। किसी की समझ में कुछ नहीं आ रहा था, ये क्या हो रहा है। अरे वो देखो, मैम शहला आ गई। पिछली सीटों पर बैठी कुछ लड़कियों की निगाह स्टूम के साथ रखी टीचर्स चेयर पर पड़ी तो उन्होंने बेसाख्ता चलाकर साथ वालियों को भी आगाह कर लिया। उनकी खुशी से भरपूर आवाज़ ने जैसे सबके चेहरों पर खुशी की लाली दौड़ा दी थी। सब निगाहें एक साथ स्टूम की तरफ उठी थी और वहाँ सर झुकाए बैठी मिस शहला को देखकर सबकी जान में जान आई थी। थैंक गॉड मैम कि आप आ गई, हम तो बहुत परेशान हो गए थे। शायद इतने शदीद तूफ़ान में आप ना आ सकें और हमारा आज का विज़िट बेकार ही चला जाए। अनम ने मैम को देखते हुए कहा तो सारी क्लास इस बात में सर हिलाने लगी। मैम शहला ने अपना झुका सर उठा कर अनम को देखा तो अनम को एक अजीब सा एहसास हुआ। मैम के अंदाज बहुत बदले हुए थे, उनके चेहरे पर फैली संजीदगी और फिर उनके एहसास बहुत अजीब सा था। वो तो बहुत खुश अखलाक और मनसान तबीयत के मालिक थे। उनके दोस्ताना रवैये की वजह से ही तो सारे स्टाफ के साथ साथ सारी तालबात भी उन्हें दिल से पसंद करती थी। उनके चेहरे पर हर वक्त एक नरम सी मुस्कुराहट रहती थी और जहानत से भरपूर चमकदार स्याह आंखों से मोहब्बत की नरम और मीठी लहरें निकलकर देखने वालों को एक शहर में जकड़े रखती थी। मगर इस वक्त ना तो उनके चेहरे पर वो मनहूस मुस्कुराहट थी और ना ही आंखों में ज़िंदगी की भरपूर चमक, वो मोहब्बत भरी कोई लहर थी, बल्कि उसकी जगह के नामालूम से अजनबियत और सख्त महरी भरी हुई थी। अब आंखों में ज़िंदगी की कोई रमक बाकी नहीं रही थी, मगर फिर भी वो जिंदा थी, इन सबको देख रही थी। अनम की निगाह जैसे ही उन निगाहों से मिली वो जहाँ की तहाँ खड़ी की खड़ी रह गई। उससे ऐसे लग रहा था कि वो किसी गैर मरी ताकत के ज़ेरे से आ चुकी थी। मैम शहला ने कोई भी जवाब दिए बगैर एक फाइल उसकी तरफ बढ़ाई। अनम ट्रांस में चलती हुई उनके करीब आई और फाइल उनसे ले ली। ये बहुत ज़रूरी नोट्स हैं और इन्हें ब्लैक बोर्ड पर लिखो और सबको कह दो कि इन्हें उतार लें। और अगर तुम लोगों ने ये 3 सवाल अच्छी तरह तैयार कर लिया तो बहुत अच्छे मार्क्स के साथ पास हो जाओगे। लो अपना काम शुरू करो और जल्दी करना, मेरे पास वक्त बहुत कम है। मैं बहुत मुश्किल से मोहलत लेकर आई हूँ, जल्दी करो आप। ये आवाज़ भी मैम शैला की नहीं थी। अजीब सरसरती हुई धीमी सी आवाज़ जैसे कोई नींद के आलम में बोल रहा हो। अनम की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो दोबारा शहला के चेहरे की तरफ देखे। उसने स्ट्रोम के ऊपर से चाक उठाया और उस ट्रांस के आलम बोर्ड की तरफ बढ़ गई। पूरी क्लास की सूरत हाल पर हैरान परेशान होती हुई अपने रजिस्टर्स और जर्नल्स खोलने लगी थी। जल्दी अनम ने ब्लैक बोर्ड पर सवाल लिखने शुरू कर दिए। सब लड़कियां पूरे इंहमाक से सवाल उतारने में मसरूफ़ हो चुकी थी। जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा था मैम शहला की बेचैनी बढ़ती जा रही थी और फिर जैसे अनम ने आखिरी सवाल बोर्ड पर लिखा मैम शहला अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। सारी क्लास उनके एहतराम में उनके साथ खड़ी हो चुकी थी, मगर मैम ने किसी तरफ नहीं देखा। वो जैसे ख्वाब के आलम में चलती हुई दरवाजे तरफ बढ़ गई। आपकी फाल शहला दरवाजे के करीब पहुँच चुकी थी कि अनम जैसे ही एक झटके से होश में आई थी। उसकी नज़र अपने हाथ में पकड़ी फाइल पर पड़ी थी। वो बेसाख्ता उसके पीछे पुकार उठ बैठी, ये तुम रख लो, अब इसकी मुझे कोई ज़रूरत नहीं। वहीं खड़े खड़े ज़रा सा पलटी थी। उसकी आंखों की वीरानी पहले से ज़्यादा बढ़ चुकी थी। वो हल्का सा मुस्कुराई। उसकी आंखों में गहरा करब और तकलीफ झलक रहा था। और हाँ, मैं वादा खिलाफ नहीं हूँ, सबको बता दो, मैंने अपना वादा पूरा कर दिया। किसी को लारा नहीं लगाया। मुझे अपनी बच्चियों का फ्यूचर कल भी अजीज़ था और आज भी अजीज़ है। उनकी आंख से एक आंसू टपका और वो पलट कर हवा के सब चौंके की तरह क्लास के खुले दरवाजे से बाहर निकल गई। अनम फाइल हाथ में लिए वहीं खड़ी खड़ी रह गई। बाकी की लड़कियां बेताब खुद सी खड़ी आहिस्ता आहिस्ता हिलते दरवाजे को देख रही थी। अनम, तुमने सुना कुछ? तुम्हारी मैम शैला की डेथ हो गई है। वो आखिरी पेपर देकर बाहर निकली तो सामने से आती किंजा से टकरा गई। किंजा उनकी क्लास फेलो ज़रूर थी, मगर उसके सब्जेक्ट दूसरे थे, इसलिए उनकी इस्लाम दुआ तो ज़रूर थी, मगर गहरी दोस्ती कभी नहीं थी। अब उसके मुंह से हौलनाक खबर सुनकर अनम के हाथों से चीज़ें गिर गईं। ये तुम क्या कह रही हो किंजा? मैम शैला की डेथ कब और कैसे? और हमें क्यों पता नहीं चला उस बात का? अनम के पीछे पीछे समन, तैयबा, फातिमा और इरम भी आकर खड़ी हो गई थी और डूबते दिलों और उड़ते हवासों के साथ उस पर सवाल किए जा रही थी। लो, मुझे क्या पता है वाकई का पेशा है। ये तो मैंने मैम तबिंदा को मैं फाखर के साथ बातें करते सुना था, तो सोचा कि तुमसे कन्फर्म करती हूँ। भाई आखिर तुमको तो तुम लोगों की तो फेवरेट मैम थी ना वो, तुम लोगों को तो पता होना चाहिए था। उसने हैरत का इजहार करते हुए कहा तो सब एक दूसरे का मुँह देखने लगी। चलो हम अभी मैम तबिंदा से पूछते हैं, चलकर शायद किंदा को कोई गलतफहमी हो गई हो।
समय ने स्टाफ रूम की तरफ कदम बढ़ाते हुए कहा तो सबके सब उसके पीछे चल पड़ी। हालांकि उन सबके दिल पूरी तरह से धड़क रहे थे। किसी अनहोनी का एहसास उन्हें अभी से परेशान करने लगा था, मगर वो हर एहसास को जहनों से झटकती हुई हाँ बेटा, ये खबर सच्ची है। शहला की वफात हो चुकी है और वो अभी इस दुनिया में नहीं रही। और वो सबसे ज़्यादा दुखी बात यह है कि उसके बाबा भी उसके बाद ज़्यादा जिंदा नहीं रह पाए। चंद दिन पहले उनकी भी हार्ट फेल की वजह से डेथ हो गई। मैम तमिंदा ने अपने बहते आंसू टिश्यू में जज़ब करते हुए बड़े ही दुख भरे अंदाज से कहा। तो सबकी सब बेसख्ता रोने लगी। लेकिन कब मैम, ये हादसा कब और कैसे पेश आया और हमें इसकी खबर क्यों नहीं हुई? इरम ने रोते हुए कहा तो उसके साथ साथ सब मैम की सवालिया नज़रों से देखने लगी। बस बेटा, ये उसी रोज़ का वाक़या है जिस रोज़ उसने तुम लोगों को नोट्स देने के लिए बुलाया था। वो तो अपने वादे की बहुत पाबंद थी, इसलिए वक्त पर ही अपने घर से निकल पड़ी थी। मगर मौत उससे भी ज़्यादा पंक्चुअल होती है और शहला का शायद वक्त पूरा हो चुका था, इसलिए उसकी मौत ने उसे रास्ते में ही आन लिया। वो करीब तो कॉलेज पहुंच ही नहीं सकी और रास्ते में ही ट्रैफिक हादसे का शिकार हो गई। हमें भी उसकी डेथ की खबर शाम को मिली थी और फिर प्रिंसिपल साहब के हुक्म पर हमने इस खबर को आप सबसे छुपा लिया, क्योंकि आपकी शहला के साथ अंडरस्टैंडिंग कुछ इस तरह की हो चुकी थी कि हमें डर था कि अगर आपको ये न्यूज़ उसी वक्त दे दी जाती तो शायद आप ही से कई स्टूडेंट पेपर ही ना दे पाते और इस तरह आपके पूरे 2 साल ज़ाया हो जाते, जो कि ना तो हमें कबूल था और ना ही शहला ऐसा चाहती होगी। इसलिए बेटा, हमने आप सबसे आपकी मैम की मौत की खबर को छुपा लिया। मैम फाखरा ने अफसोदगी के साथ उन्हें मुफस्सल जवाब दिया तो सब रोना धोना भूल गई। शॉक्ड के आलमी उन्हें देखने लगी। ये कि कैसे हो सकता है मैम? मैम शहला तो उस दिन कॉलेज आई थी, उन्होंने हमें नोट्स भी दिए थे। और ये देखिए, उनकी फाइल भी मेरे पास है। वो जो चाहती है तो उन्हें मुझे दे गई थी। अनम ने बेयकीनी से उन्हें देखते हुए कहा तो वो उसे मशकूक निगाहों से देखने लगी। ये क्या कह रही हैं आप? शहला और कॉलेज आई थी? हमने तो उसे नहीं देखा। वैसे इस वक्त टाइम क्या हो रहा था, कुछ याद है आप लोगों को? तबिंदा ने भी चौंक कर देखा। वो सबके साथ बहुत उलझी हुई दिखाई दी थी। मैम याद करें, 1:20 पर आपने हमें आकर बताया था कि मैम शहला घर से निकल चुकी हैं और जल्द ही जल्द कॉलेज पहुंच जाएगी। फिर आप चलेगी तो एकदम ज़ोर का तूफ़ान आया था और इतना शदीद तूफ़ान हमने तो अपनी लाइफ में भी कभी नहीं देखा था। और फिर अचानक लाइट भी चली गई थी। फिर जब लाइट आई तो हमने देखा कि मैम शहला अपनी चेयर पर बैठी थी। इस वक्त 2 बजने में 10 मिनट रह गए थे। उन्होंने हमें नोट्स दिए और फिर वापस चली गई। उनके जाते ही तूफ़ान भी थम गया था और कॉलेज से छुट्टी भी हो गई थी। और आप कह रही है कि मैम कॉलेज ही नहीं आई थी? तो फिर वो कौन थी? अनम के सवाल ने वहाँ पर मौजूद सब नफूस को एक अजीब से सनसनाहट का शिकार कर डरा था। मैम तबिंदा, मैम फाखरा ने बेयकीनी से खौफ भरी निगाहों से एक दूसरे को देखा। उनके रंग सफ़ेद पड़ना शुरू हो गया था। खौफ और दहशत उनकी निगाहों फट सी गई थी। अपनी लेक्चरर्स का ये हाल देखकर उन लड़कियों की सीटें भी गुम होती जा रही थी। वो सब की सब बेदम होकर वहीं बैठने चली गई थी। 2:10 मगर वो इस वक्त आप लोगों के पास कैसे आ सकती थी भला? उसकी गाड़ी के ट्रक के साथ टक्कर तो 1:15 ही हो गई थी और टक्कर इस कदर शदीद थी कि उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया था। तो फिर कैसे और किस तरह? और तूफ़ान कब आया था? उस रोज़ तो बस मामूली सी बारिश हुई थी, इससे पहले थोड़ी सी आंधी चली थी। तो फिर आप लोग कौन से तूफ़ान का जिक्र कर रही हैं? और लाइट 1 मिनट के लिए भी नहीं गई थी और आप कह रही हैं कि क्रैक डाउन हो गया था। मैम फाखरा की खौफ और हैरत में डूबी आवाज़ ने उन्हें और ज़्यादा खौफजदा कर दिया था। उनके आसपास फिर वैसी ही सरसराहट तोड़ने लगी थी। मैम तबिंदा फाखरा भी चौंक गई थी। उनके पास एकदम ठंडी सर्द हवा का झोंका सा गुजर रहा था। इस झोंके उनके दुपट्टे और बाल यूँ लहराए थे जैसे वो खुले आसमान तले खड़ी हों। लड़कियां खौफजदा होकर चीखती हुई एक दूसरे से लिपट गई थी। हवा का झोंका सरसराता हुआ दरवाजे के पास पहुंचा तो उन सब की आंखें है तो खौफ से फट गई थी। शहला खून से बड़े लिबास में जख्म वजूद के साथ दरवाजे के करीब खड़ी उन्हें बेबस और कर्ब से देख रही थी। वो कौन थी? अगर वह शहला नहीं थी तो फिर वो कौन थी? अगर वह शहला की रूह थी तो फिर उसे इन लड़कियों की मदद करने की क्या ज़रूरत थी? अगर वो इनकी मदद करने आ भी गई तो उस तूफ़ान के अमल का क्या मकसद था? और अगर तूफ़ान आ भी गया था तो सिर्फ इन लड़कियों को क्यों दिखाई दिया था? बाकी सब लोगों को तो नॉर्मल लग रहे थे। ये ऐसे सवाल थे जिन्हें इन सब ने अपनी जगह जकड़ लिया था। इन सवालों के जवाब ज़ाहिर किसी के पास भी नहीं थे, मगर सबके दिलों के अंदर एक एहसास ज़रूर था कि वो शहला जैसी ज़िम्मेदार और एहसास उस्ताद के एहसास ज़िम्मेदारी की बदौलत ही हुआ था। जिन लड़कियों ने हालात अपनी आंखों से देखे थे वो कितनी देर तक सदमे की हालत में रही थी और यही हाल उन सब टीचर्स का भी हुआ था जिन्होंने शहला को मरने के बाद भी अपनी आंखों के सामने ज़ख्मी हाल में चलते फिरते देखा था। कई साल गुजरने के बाद भी ये सवाल सबके जहन में चूं के तो मौजूद थे कि आखिर वो कौन थी जो फितरत का कानून से टकरा कर अपना वादा पूरा करने के लिए मौत से मोहलत मांगकर वापस ज़िंदगी की तरफ चली आई थी।